आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मुगल वंश। और पिछला क्लास में हमने भक्ति आंदोलन को कंप्लीट किया। भक्ति आंदोलन इसको हमने कंप्लीट किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुगल वंश का स्टार्टिंग किस प्रकार से होता है। तो आपको याद होगा कि हमने एक शासक के बारे में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में। उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है आपका बाबर के साथ। बाबर के साथ कब होता है? तो ये युद्ध होता है आपका 1526 में। कहाँ पे होता है? तो ये होता है हरियाणा का एक जगह है, पानीपत। पानीपत में ये युद्ध होता है। और इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? तो इसमें बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। और उसके बाद आपका खानवा का युद्ध होता है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है आपका राणा संगा के साथ। राणा संगा के साथ। फिर चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ। और बाबर सब में सारा युद्ध को जीत लेता है। इसमें राणा संगा को पराजित करता है, इसमें मेदिनी राय को पराजित करता है। सारा शासकों को पराजित करने के बाद बाबर दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित करता है या फिर अपना वंश स्थापित करता है। और यही वंश का नाम है मुगल वंश। मुगल वंश। और इसके संस्थापक हैं बाबर, जिसको हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये हमने अभी आपको ऊपर से एक मोटा मोटी रफ डायग्राम के थ्रू चीज़ों को बताया। बाकी पानीपत का प्रथम लड़ाई अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग लोदी वंश में पढ़े थे। फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात देखते हैं मुगल वंश से संबंधित, जो आपको याद नहीं रखना है। कुछ याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला लाइन, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और मुगल तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित थे। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर चगताई शाखा के नाम मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। मुगल वंश के प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हुए। देखिए, मुगल वंश में जो प्रमुख शासक है वो इतना ही है और इतना ही हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो अब तक आपको 2 लाइन याद रखना है। एक, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और मुगलों का जो राजभाषा था वो फारसी था। चलिए अब हम लोग सबसे पहला शासक बाबर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 1526 से 1530 तक था। सबसे पहले बाबर के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ था, फरगना में ही। पूरा नाम इसका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, ये भी फरगना के शासक थे। माता का नाम कुदलुक निगार खान, यहाँ खान होगा। फिर वह बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। अब यहाँ पे आप समझिए, बाबर जब शासक बनता है फरगना का, तब इसका उम्र बहुत ही कम रहता है, करीब 11 वर्ष के आसपास। अब इतना छोटा उम्र में शासक ये बन जाता है। लेकिन बाबर के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन ही आ जाता है कि इसके हाथ में इसका साम्राज्य नहीं रहता है। यानी कि इसका साम्राज्य इसके हाथों से जा चुका होता है, इसका साम्राज्य छीन चुका होता है। अल्टीमेटली बाबर कहीं का नहीं रहा
और इसको अपना साम्राज्य स्थापित करना, बाबर को अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक मजबूरी भी था, क्योंकि इसके हाथों से इसका राज्य जा चुका था। कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था इसके साथ। तो बाबर को भारत बुलाता है। कौन बुलाता है? इब्राहिम लोदी के कुछ चहीते यानी कि चहीते नहीं, कुछ विरोधी, इब्राहिम लोदी के कुछ विरोधी, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है, पहला नाम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एक तो इसके चाचा थे जिसका नाम था आलम खान लोदी, एक था राणा संगा, और एक दौलत खान लोदी। सिर्फ दौलत खान हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए, बाबर है यहाँ पे। ये बाबर अभी कहीं का नहीं है, ना ही इसके पास कोई साम्राज्य है। इसको चाहिए था एक साम्राज्य। और जब बाबर का सिचुएशन ख़राब था, इसी टाइम पे इसको बुलाया जाता है भारत, एक आलम खान लोदी के द्वारा, एक राणा संगा के द्वारा, एक दौलत खान लोदी के द्वारा। और ये तीनों शासक चाहते थे यहाँ पे इब्राहिम लोदी को साफ करना। इब्राहिम लोदी, क्योंकि शासक इब्राहिम लोदी था और ये तीनों चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को यहाँ से मार के भगाओ। तो इसने बाबर को यहाँ पे बुलाया ताकि ये इब्राहिम लोदी को मार सके, और बाबर ने वही किया। बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है पानीपत में 1526 में, हमने आपको बताया। और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, युद्ध में ही मारा जाता है। अब जैसे ही बाबर इब्राहिम लोदी को मारता है तो बाबर को लग जाता है कि हम यहाँ पे अगर विजय हो गए, यानी भारत में अगर मेरा जीत हो जाता है, यानी कि भारत में अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा साम्राज्य स्थापित हो सकता है। तो बाबर ने दिमाग में बैठा लिया कि अब हमको भारत में ही रहना है। तो जैसे ही ये बात राणा संगा, दौलत खान, आलम खान जो भी सुना, खासकर राणा संगा ने जब ये बात सुना तो ये भड़क गया। इसने कहा बाबर को कि हमने तो आपको सिर्फ इब्राहिम लोदी को ही मारने के लिए यहाँ पे बुलाया था, तो फिर आप यहाँ पे रहने के लिए जो डिसीजन लिए हैं ये गलत है। तो बाबर बोला नहीं, ये सही है। तो बस दोनों में फिर से युद्ध हो जाता है। तो बाबर और राणा संगा, इसके बीच युद्ध होता है। किस बात को लेकर? कि भारत यहाँ पे रहने का मन बना लिया था, क्योंकि इसको साम्राज्य चाहिए था। तो राणा संगा और बाबर के बीच युद्ध होता है अगले साल 1527 में, और इसमें राणा संगा हार जाता है, बाबर जीत जाता है। तो बाबर को और अच्छा मौका मिल गया, राणा संगा को भी पराजित कर दिया। फिर युद्ध होता है बाबर का चंदेरी में, जिनका नाम रहता है मेदिनी राय। ये बाबर का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ, या फिर शॉर्ट में समझ लीजिए चंदेरी का युद्ध होता है। उसमें मेदिनी राय को पराजित करता है बाबर। और इसी प्रकार से एक एक शासक जो इसके साथ सामने भिड़ने के लिए आया, सबको बाबर सफाया करते गया, और बाबर को एक साम्राज्य मिल गया दिल्ली, और स्थापना हो गया मुगल वंश का। तो ये था यहाँ पे एक छोटा सा कहानी। तो बाबर फरगना का शासक बन गया, और किस प्रकार से क्या क्या हुआ हमने आपको बताया। फिर बाबर के 4 पुत्र थे, एक हुमायूं, एक कामरान, एक अस्करी और हिंदाल। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद पर और 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त की। देखिए, बाबर डायरेक्ट भारत पे आक्रमण नहीं करता है इब्राहिम लोदी के पास। इससे पहले ये कुछ छोटा मोटा युद्ध जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि जब
बाबर का साम्राज्य छीना जाता है। फरगना का शासक था पहले, तो बाबर का साम्राज्य छीन लिया जाता है और बाबर कहीं का नहीं रहता है। तो बाबर छोटे मोटे राज्यों को जीतकर ही अपना संचालन करता है किसी प्रकार से। तो सबसे पहले इसने 1501 में ही समरकंद को जीता था, फिर 1504 में काबुल को जीता था, फिर 1506 ईस्वी में 6 या 7 देख लीजिएगा, दोनों मिलता है 1506 और 7 में इसने बादशाह की उपाधि धारण किया। फिर बाबर को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण आलम खान, कौन था ये, तो इब्राहिम लोदी के चाचा, फिर मेवाड़ के राजा राणा संगा द्वारा दिया गया। तो यही लोग बुलाया बाबर को। तो बाबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका भी मिल गया और उसने किया भी और कंप्लीट दिल्ली को जीत लिया। फिर बाबर ने भारत पर प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। इसको सीधा सीधे याद रख लीजिए, इसमें डिटेल्स घुसने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हम लोग अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अब ये क्या है, तो ये हमने देखा था कि इसमें सैनिकों को इस तरह से अर्धचंद्राकार के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, अर्धचंद्राकार, और जब कोई शासक युद्ध करने इधर आता है तो उसको मार दिया जाता है चारों तरफ से घेर के। तो इस नीति का प्रयोग बाबर ने यहाँ पे किया था। इसी को कहते हैं तुलुगमा नीति या फिर अर्धचंद्राकार नीति। सैनिकों को अर्धचंद्राकार के रूप में खड़ा करके मारा जाता है। तो इस नीति का प्रयोग बाबर ने 1526 में किया था पानीपत में। पानीपत का लड़ाई क्यों होता है, क्योंकि इसको बुलाया जाता है बाबर को यहाँ पे। किनके द्वारा बुलाया जाता है, तो एक रहता है आलम खान लोदी और राणा संगा। अब बुलाने का पीछे कारण क्या था, तो यहाँ पे जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसको मारने के लिए ही यहाँ पे बुलाया गया था बाबर को। अब है इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग किया था, तोप खाने का भी। और तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस्ताद अली कुली ने किया। फिर बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया। फिर 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित किया। देखिए अब यहाँ पे बाबर ने 1526 में जब युद्ध को जीत लिया, पानीपत का पहला लड़ाई, इब्राहिम लोदी को जब मार के पराजित कर दिया, तब इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया कि अब बादशाह हम हैं। उसके बाद ही आगे का कहानी होता है जो हमने आपको बताया। फिर होता है खानवा का युद्ध। क्यों होता है, क्योंकि बाकी शासक भड़क गए, खासकर राणा संगा। तो खानवा का युद्ध होता है। अब खानवा का युद्ध में क्या होता है कंडीशन, कि बाबर का सेना जो भी जितने सारे सेना था बाबर का, उतना मनोबल हाई नहीं था बाबर का सेना का कि ये इस युद्ध को जीत सके। कौन सा युद्ध को, खानवा का युद्ध को। लेकिन बाबर अपने सैनिकों को इतना मोटिवेट करते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और युद्ध का जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव देखने को मिलता है बाबर के प्रति। बाबर फाइनली युद्ध को जीत लेते हैं, और जैसे युद्ध को जीतते हैं और उसके बाद यानी युद्ध जीतने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण कर लेते हैं और जिहाद का नारा देते हैं। बस ये है यहाँ पे छोटा सा कहानी कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और इस युद्ध में विजय मिलने पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। सीधा सीधी आपको याद रख लेना है। अब होता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। बस इतना ही समझ लीजिए। कब होता है, 1529 में घाघरा का युद्ध। फिर बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी या बाबरनामा है। देखिए, अगर बात करें बाबर की आत्मकथा का तो ये हो जाएगा तुझो के बाबरी, लेकिन ये तुर्की भाषा में है। तुझो के बाबरी ये है आपका
फारसी भाषा में, सॉरी फारसी नहीं, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में तुझे बाबरी, बाबर की आत्मकथा तुझे बाबरी है जो कि तुर्की भाषा में है। इसको अनुवाद किया जाता है और अनुवाद किया गया पुस्तक का जो नाम है ना वो है आपका बाबरनामा, और ये है आपका फारसी भाषा में। अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा जो है आपका फारसी भाषा में। यहाँ पे बाबरनामा के साथ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि तुर्की भाषा में लिखित है, शायद इसको ये गलत है, इसको मैं सुधार दूंगा। तो जो कि बाबरी है आपका तुर्की भाषा में और बाबरनामा है आपका फारसी में। इसको फारसी में अनुवाद किया गया था। हालांकि ये आगे आपको मिलेगा। तो बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी या बाबरनामा दोनों है, लेकिन तुझो के बाबरी ओरिजिनल है, बाबरनामा आपका अनुवादित है। इसमें 2 हिंदू राज्यों, एक विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख है। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुझो के बाबरी को फारसी में अनुवाद किया और इसका अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। यहाँ पे हमने डिटेल्स में लिख दिया। अनुवाद करने का कार्य किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अभी हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे अब्दुल रहीम के बारे में। इसको खाने खाना की उपाधि अकबर के द्वारा दिया जाता है और ये अकबर का नवरत्न में शामिल था। फिर बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। यही है, मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में बनाया गया था बाबरी मस्जिद। तो ये हमारा बाबर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट सब कवर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो 4 युद्ध है, आपको 4 ही याद रखना है। एक पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। क्यों होता है हमने डिटेल्स में आपको कई बार बता चुका हूँ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें बाबर युद्ध को जीत लेता है। फिर खानवा का युद्ध होता है अगला साल 1527 में। इसमें भी बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध होता है, बाबर और राणा संगा। इसमें भी बाबर जीतता है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। यह होता है मेहदी राय के साथ बाबर का, और इसमें भी बाबर युद्ध जीत लेता है। सब में बाबर युद्ध को जीतता है, तभी तो यहाँ पे शासक बन पाता है। फिर है लास्ट घाघरा का युद्ध। यह होता है आपका 1529 में, और इसमें बाबर का युद्ध होता है महमूद लोदी के साथ। तो ये टेबल आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, खासकर पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर के बारे में हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितना सारा पॉइंट हमने लिखा है सारा इम्पोर्टेंट है, फालतू बात एक भी नहीं है यहाँ पे, सारा आपको याद रख लेना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया हूँ, इसको तो हर हाल में आपको याद रखना ही रखना है। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। माता पिता का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ये फरगना का शासक बनता है बहुत ही कम उम्र में। इसका 4 बेटा होता है, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर कहीं का नहीं रहता है, ये हमने आपको बताया, जिस कारण से ये छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समरकंद को जीतते हैं, फिर काबुल को जीतते हैं, फिर बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। अब बाबर को चाहिए बड़ा राज्य मिलने के लिए इसको एक रास्ता निकल जाता है, और ये रास्ता किसके द्वारा दिया जाता है? तो आलम खान के द्वारा और राणा संगा के द्वारा। बाबर को बुलाता है भारत। क्यों बुलाता है? ताकि इब्राहिम लोदी को मार सके। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा भी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तुगलमा नीति का प्रयोग करके। उसके बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। जैसे ही बादशाह की उपाधि धारण किया, अपने आप को बादशाह घोषित किया, तो बाकी शासक भड़क गए और एक एक युद्ध होते गया। खानवा का युद्ध हुआ, इसमें बाबर खानवा का युद्ध भी जीत लेता है और राणा संगा को पराजित करता है और जिहाद का नारा देता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। फिर घाघरा का युद्ध होता है, तो सब जीत लिया तो ये भी जीत लेता है, और अंततः पूरे साम्राज्य पर बाबर का कब्जा हो जाता है। तो ये हो गया बाबर के बारे में कंप्लीट युद्ध अभियान
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बाबर की आत्मकथा, तुजो के बाबरी या बाबरनामा। लेकिन बाबरनामा जो पुस्तक है वो अनुवादित पुस्तक है। तुजो के बाबरी ये आपका ओरिजिनल पुस्तक है। इसको फारसी में अनुवाद करने का कार्य किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर का प्रमुख सेनापति जो एक थे मीर बाकी, इसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, ये आपका पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, सीक्वेंस में भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है बाबर का बेटा जो है हुमायूं। पढ़ते हैं हम लोग हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था, काबुल में ही। इसकी माता का नाम था महम बेगम। सबसे पहले हम लोग टेबल के माध्यम से देखते हैं कि प्रमुख घटनाक्रम क्या क्या था हुमायूं की लाइफ में। तो सबसे पहले 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा, यानी कि शासक बना 1530 में हुमायूं। तो 1530 में ये शासक बन जाता है, इसका राज्याभिषेक होता है। और 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया किंतु असफल रहा। 1531 में कहाँ पे हमला करता है? कालिंजर। अभी सीधा सीधी हम लोग देखते हैं, बाकी समझेंगे जहाँ समझने लायक चीज़ रहेगा। तो 1531 में कालिंजर अभियान किया, फिर 1532 में चुनार पर आक्रमण किया, फिर शेर खान ने अधीनता स्वीकार की, देवरा के युद्ध में अफ़गानों को परास्त किया। फिर 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, दीन पनाह आपको याद रखना है। फिर 1547 में काबुल एवं 1549 में कंधार पर अधिकार कर लिया। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यह मोटा मोटा बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये सीधा सीधी रटने लायक चीज़ है। अभी हम लोग पढ़ते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हुमायूं की पत्नी का नाम हाजी बेगम था। इसने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। 1556 में तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो मकबरा है वो तैयार किया जाता है इसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा। मकबरे का जो नक्शा है वो मिर्जा कयास ने तैयार किया था। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित दोहरा गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी कि ताजमहल से पहले निर्मित। फिर है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। तो हुमायूं नामा हुमायूं से संबंधित ही कुछ जानकारी यहाँ पे मिलती है इस पुस्तक में, जो इसके बहन के द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम। हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब सीधा सीधी आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, क्या क्या युद्ध इसने लड़ा था। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले कुछ समझते हैं हम लोग। देखिए, हमने अभी पढ़ा प्रमुख घटनाक्रम। इसमें आपका जो ये है ना 1531 कालिंजर पर आक्रमण किया था किंतु असफल रहा था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, हुआ क्या था। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। और चित्तौड़ की एक रानी थी, राजस्थान चित्तौड़, जिसका नाम था कर्णवाही। तो हुआ क्या, ये जो शासक था ना बहादुर शाह, ये काफ़ी अत्याचारी शासक था, बहुत ज़्यादा। कर्णवाही इससे परेशान हो चुकी थी कर्णवाही, क्योंकि ये रानी थी, चित्तौड़ की रानी। तो इसने हुमायूं को यहाँ पे बुलाया। कर्णवाही हुमायूं को बुलाती है। नाम से पढ़ के थोड़ा पता नहीं चल रहा है ना कौन मेल फीमेल है, इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है। तो कर्णवाही बुलाती है हुमायूं को।
लेकिन रास्ता में कालिंजर इस पड़ जाता था। यानी जो कालिंजर है ना, कालिंजर उत्तर प्रदेश का उधर कोई जगह है कालिंजर। यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ये शासक हुमायूं के रास्ता में अड़चन डाल रहा था, बाधा बन रहा था। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव हुमायूं के रास्ता में अड़चन बन रहा था, जिस कारण से कर्णवाही के पास ये लेट से पहुंचा। और तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। जौहर क्या होता है तो हमने आपको बता रखा है कि जलती हुई आग में कूद जाती है और अपने आप को जला लेती है, तो वो होता है जौहर। तो बहादुर शाह इतना अत्याचारी था कि इससे परेशान होकर कर्णवाही हुमायूं से मदद मांगी। तो हुमायूं मदद करने के लिए जैसे ही आता है रास्ता में, तो प्रताप रुद्रदेव अड़चन डालता है इसके रास्ता में, जिस कारण से कर्णवाही जौहर कर चुके थे। जब तक हुमायूं यहाँ पे पहुँचा तब तक कर्णवाही मर चुके थे। तो इसीलिए ये 1531 में जो कालिंजर का आक्रमण हुआ था यह असफल रहा था। असफल होने के पीछे कारण यही है कि प्रताप रुद्रदेव के साथ बीच में युद्ध हो गया था, ये अड़चन डाल दिया था इसीलिए। लेकिन बाद में हुमायूं ने फिर से कालिंजर पर आक्रमण किया था। ये हो गया। फिर 1532 में ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अफ़गानों को परास्त किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, देवरा के युद्ध में अफ़गानों को परास्त किया था, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हुमायूं यहाँ पे हुमायूं को सफलता मिली, यानी कि सक्सेस हो गया। उसके बाद 1533 में ये याद रखना है दीनपना नगर की स्थापना की। और उसके बाद 1547 इम्पोर्टेंट है और 1556 हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेकिन बीच में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ, बहुत ही बड़ा। इसमें हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, क्या ऐसा हो गया, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। वो हुआ 1538 में। हाँ 1538 ने 1538 के बाद 39 में, क्योंकि 1538 में हुमायूं ने बंगाल के लिए अभियान किया था। और बंगाल अभियान से लौटने के बाद इसका आक्रमण होता है शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी इसको दौड़ा दौड़ा के मारता है, एकदम काबुल ले जा कर के। और उसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर ही भाग जाता है और दिल्ली में स्थापना होता है अफ़गान वंश का फिर से, और वो रहते हैं शेरशाह सूरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, तब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल अभी जो जो पॉइंट है उसको आप पढ़ लीजिए और याद रख लीजिए। सीधा सीधी 1531 में कालिंजर आक्रमण हुआ था, 1532 में ये अफ़गानों को परास्त किया था, लेकिन शेरशाह सूरी से नहीं सका ये। और ये आपका हुमायूं के द्वारा जो युद्ध हुआ था, देवरा का युद्ध 1532 में, इसमें हुमायूं अफ़गान शासक जो था वह हुमायूं और अफ़गान महमूद लोदी था। इसमें हुमायूं जीत चुका था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, इसमें शेरशाह सूरी जीता। चौसा का युद्ध जो था ये बंगाल के बाद, हुमायूं बंगाल गया था बंगाल अभियान के लिए, उसके बाद जब लौटा तो ये युद्ध हुआ। इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जब ये युद्ध हुआ तो पहले तो हुमायूं का सेना कंप्लीट डूब चुका था, डूब रहा था, इसको बचाया गया था। बचाने वाले जो शासक थे वो थे शिहाबुद्दीन निजाम। शायद मैंने नहीं लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा, शिहाबुद्दीन निजाम। देखिए समझिए यहाँ पे कि जब चौसा का युद्ध हुआ, ये युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और यहाँ पे हुमायूं की सेना में पूरा भगदड़ मच जाता है और हुमायूं का सेना नदी में डूबने लगता है। वहीं पे गंगा नदी रहता है। तब हुमायूं को बचाया जाता है शिहाबुद्दीन निजाम के द्वारा। तब हुमायूं ने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए शासक नियुक्त कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि इसने इसकी जान बचाई थी। और इसी उपलक्ष्य में शिहाबुद्दीन निजाम ने
चमड़े का सिक्का को चलाया था। चमड़े का सिक्का, इसको लिख लीजिए, चमड़े का सिक्का। क्वेश्चन पूछता है कि चमड़े का सिक्का किसने प्रचलित या फिर प्रचलन करवाया था? शिहाबुद्दीन निजाम ने। फिर हुमायूं का युद्ध फिर से शेरशाह सूरी के साथ होता है 1540 में। इसको कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज में होता है इसीलिए। इसमें हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा। इसमें शेरशाह सूरी जीत चुका था। अब उसके बाद अगले 4 से 5 साल तक हुमायूं भारत में नज़र नहीं आएगा। फिर होता है सरहिंद का युद्ध, किस्मत इसका साथ देता है, किसी कारण से शेरशाह सूरी मारा जाता है। उसके बाद एक शासक रहता है जो कि उतना योग्य नहीं रहता है, जिसका नाम रहता है सिकंदर सूर। तो हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में 1555 में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं सिकंदर सूर को परास्त कर देता है और फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो देख पा रहे हैं कि एक टाइम हुमायूं का साम्राज्य छीन चुका था, लेकिन फिर से इसके किस्मत ने इसको साथ दिया और इसका साम्राज्य इसको वापस मिल गया। तो इतना सारा युद्ध आपको याद रखना है। सबसे पहले देवरा का युद्ध हुमायूं अफगान महमूद लोदी के बीच होता है, लेकिन इसमें हुमायूं जीत जाता है। फिर होता है चौसा का युद्ध, इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि ऐसा जगह में युद्ध ही होता है कि वहाँ पे बाढ़ आने का संभावना रहता है और हुमायूं की सेना तो पूरा डूब ही चुका था, इसको बचाया जाता है शिहाबुद्दीन निजाम के द्वारा। फिर कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है, इसमें हुमायूं मतलब भारत छोड़ के भाग जाता है और शेरशाह सूरी यहाँ पे राज्य यानी कि साम्राज्य स्थापित, शेरशाह सूरी ने ये साम्राज्य स्थापित कर लेता है। सॉरी, उल्टा बोलती है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं का साम्राज्य ले लिया। हुमायूं का साम्राज्य किसने लिया? शेरशाह सूरी ने। और अगले 5 साल तक शेरशाह सूरी हुमायूं भारत में नज़र नहीं आएगा। फिर 4 से 5 साल बाद 1555 में कुछ ऐसा हुआ कि शेरशाह सूरी मारा गया। जब शेरशाह सूरी मारा गया तब जो शासक बना वो सिकंदर सूर बनता है, यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जो सिकंदर सूर शासक बनता है ये योग्य नहीं रहता है। तो हुमायूं इसको युद्ध में परास्त कर देता है और अपना साम्राज्य वापस ले लेता है। तो शासक तो फिर से हुमायूं बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इसके साथ कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ कि इसका मृत्यु ही हो जाता है। दुर्घटना क्या था कि एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से शायद ये फिसल चुका था, फिसल के कुछ मतलब फिसल गया ये और ऐसे ही मर गया। लाइब्रेरी से एक पुस्तकालय था, उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिरकर मर जाता है हुमायूं। अब पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मरा था या फिर पुस्तकालय ही इसके ऊपर गिर गया था, ये कुछ देख लीजिएगा, यानी कि ऐसा ही कुछ हुआ था इसके साथ, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फाइनली इसकी मृत्यु के बाद लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी भी क्या कहा? हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। सही बात है। तो यह था हुमायूं के बारे में। देखिए शॉर्ट में, सबसे पहले हुमायूं शासक बनता है 1530 में, शासक बन गया। फिर 1540 में जब कन्नौज का युद्ध होता है तो शेरशाह सूरी इसको दौड़ा के मारता है एकदम। उसके बाद अगले 5 साल तक हुमायूं कहीं नज़र नहीं आता है। तो एक तो इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया, इसका साम्राज्य भी जा चुका था। अब क्या हुआ? तो फिर इसका किस्मत ने इसका साथ दिया, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद बनता है सिकंदर सूर। ये शासक उतना शक्तिशाली नहीं था, हुमायूं उसको फिर से परास्त किया, फिर से शासक बन गया दिल्ली का। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? तो अब इसके ऊपर लाइब्रेरी यानी कि एक पुस्तकालय था, वही पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिरा ना, या फिर पुस्तकालय से कोई किताब
इसके ऊपर गिरा, कहना मुश्किल है, और ये मर गया। तो मर गया तो बस ख़त्म हो गया। तो लेनपुर ने यही कहा है कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ख़त्म हो गया यहाँ पे हुमायूं का लाइफ। एक चीज़ यहाँ पे और हुआ था, हुमायूं जब 1540 का बात है, जब हुमायूं भारत छोड़ के जा रहा था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया था ना, तो जब भारत छोड़ के जा रहा था तो अपनी गर्भवती पत्नी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये गर्भवती थी, इसको छोड़ के चला गया अमरकोट के राजा के पास। अमरकोट राजा, पंजाब का एक जगह है अमरकोट, वहाँ का राजा का नाम था वीरसाल। इसके पास छोड़ के चला गया और इसी ने जिसको जन्म दिया उसका नाम था अकबर, यानी कि हुमायूं का बेटा अकबर। अब अगला शासक बनेगा ये। लेकिन अकबर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जिसका कार्यकाल है 1540 से 1545, क्योंकि हुमायूं को 1540 में इसने भगाया और 1540 में हुमायूं को भगाया और ख़ुद शासक बना। ज़्यादा नहीं, 5 साल तक ही ये शासन कर पाया। चलिए देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो इनका जन्म होता है 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में। बजवाड़ा राजस्थान का एक जगह है बजवाड़ा। इसके पिता का नाम हसन खान, जो कि सासाराम के ज़मींदार थे। बिहार का जगह है सासाराम। और बचपन का नाम था इसका फरीद खान। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर अब बिहार के अफ़गान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। ये आपको याद रखना है कि शेर खान कहा जाता है शेरशाह सूरी को। ये उपाधि इसने मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दिया था। फिर शेरशाह सूरी को द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक कहा जाता है, सीधा याद रख लेना है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हमने इसको पढ़ा कितना बार अभी। फिर 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया था। देखिए 1544 में जब इसने मेवाड़ आक्रमण किया ना, तो मेवाड़ एक ऐसी जगह है जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ईगो में ले लिया और ये ठान लिया कि उसको तो हम जीत के ही दम लेंगे। लेकिन इसने गलती कर दिया ये चीज़, और अफसोस में एक बात बोला कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। इसको समझिए, इसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कि मान के चलिए आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और मान के चलिए 10 पेज पढ़ के, 10 ने कुछ ज़्यादा लेते हैं, 30 पेज पढ़ के आपसे प्रीलिम्स में अगर एक क्वेश्चन बनेगा मान के चलिए, और सेम चीज़ 30 पेज पढ़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट में आपसे 20 क्वेश्चन बनेगा मान के चलिए, और 15 पेज पढ़ के आपसे मान के चलिए 5 क्वेश्चन बनेगा, और भी बहुत सारा ऐसा ले सकते हैं। तो क्या आपके लिए ये सही स्टेप है कि 30 पेज पढ़ के सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना? अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? अगर आप यही 30 पेज पढ़ने में जो आप यहाँ पे मेहनत कीजिएगा, वो आप इधर भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना। तो वही बात यहाँ पे शेरशाह सूरी के साथ लागू होता है, क्योंकि इसने जितना मेहनत मेवाड़ के लिए किया, अगर इतना ही मेहनत बाकी के लिए करता, बाकी राज्यों को जीतने के लिए, तो लगभग पूरा भारत पर शेरशाह सूरी का कब्जा रहा था। यही बात है, यानी कि 30 पेज पढ़ के सिर्फ एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनाने के लिए 30 पेज पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि सही नहीं है। तो मेवाड़ अभियान किया और इसमें इसका जो शासक था वो था मालदेव। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। ये बात है।
फिर 1545 में उसने कालिंजर पर विजय की और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, कालिंजर में ही। कालिंजर का तत्कालीन शासक था कीरत सिंह और सिरसा का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, इम्पोर्टेंट। तो ये था इसका जीवन से मरण तक का एक बेसिक कहानी। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम फरीद खान इम्पोर्टेंट है। बचपन में इसको शेर खान कहा जाता था, बचपन में नहीं, शेर खान इसका उपाधि था। देने वाले थे बहार खान लोहानी। ये थे द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक। बिलग्राम युद्ध के बाद इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उसके बाद 1544 में मेवाड़ अभियान किया, जो इसके लिए गलत था, दूसरा जगह लुटना चाहिए था। फिर 1545 में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया और उसके बाद यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। अब इसने कार्य क्या क्या किया उसको हम लोग देखते हैं। तो सिरसा के प्रमुख कार्य तो इम्पोर्टेंट है। इसने रोहतासगढ़ का किला, शेर मंडल, दिल्ली का किला एक कोहना मस्जिद, दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है दो चीज़, एक रोहतासगढ़ का किला और एक किला कोहना मस्जिद। यात्रियों के लिए सराय यानी कि आश्रम का निर्माण करवाया। सबसे इम्पोर्टेंट, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया यानी कि जीटी रोड। फिर डाक प्रथा का प्रचलन करवाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। ये क्या है इसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। फिर भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। सोने की असरफी या मोहरा, फिर 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। अब ये क्या है? तो देखिए, सिंपल सा याद रखिए कि इसने जो सोने का सिक्का चलवाया था शेरशाह सूरी ने, उसको असरफी या मोहरा कहा गया था। चांदी का जो सिक्का चलवाया उसको रुपया कहा गया था और तांबे का जो सिक्का चलवाया उसको दाम कहा गया था। बस इतना ही याद रखिए। फिर एक कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। देखिए, ये जो कबूलियत है ना, कबूलियत यहाँ लिखते हैं, कबूलियत, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता था। इसमें किसान यह सहमति देता था कि हम भूमि का जो टैक्स है वो देने के लिए सहमत है। जितना भी टैक्स होता था उसमें सहमति देना पड़ता था किसानों को, ताकि इसका मिसयूज ना हो, ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए, इसी कारण से। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, इसका जो शुरुआत है ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था और अकबर ने भी सेम प्रथा को लागू किया था। टोडरमल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे अभी भूमि माप की इकाई। जब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे एक 10 साला करके होता था, आईने 10 साला। तब फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। कबूलियत के थ्रू किसानों से यह सहमति लिया जाता था कि वो टैक्स देने के लिए सहमत है या नहीं। फिर ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण करवाने वाले शेरशाह सूरी ही थे। फिर एक किला, एक कोहना मस्जिद, रोहतासगढ़ का किला, इतना आपका इम्पोर्टेंट है। फिर शेरशाह के उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में। इसका उत्तराधिकारी या फिर पुत्र इस्लाम शाही था और शेरशाह सूरी के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बचा था। अंतिम शासक अगर हम लोग बोलेंगे तो वही सिकंदर शाह सूरी था, सिकंदर शाह सूरी। और ये तो ज़्यादा योग्य नहीं थे, जिस कारण से हुमायूं को मौका मिल गया अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए। तो आया, इसको मारा, पराजित किया, हुमायूं को साम्राज्य वापस मिला। और जब हुमायूं को साम्राज्य वापस मिल गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद तो ये मर ही गया पुस्तकालय में। तो उसके बाद इसका बेटा अकबर अगला शासक बनता है, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605।
अभी हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में डिटेल्स में। तो शेरशाह सूरी के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रख लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अकबर के बारे में। तो एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं अकबर, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका जो जन्म है ये हुआ था 1542 में, पंजाब में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। क्योंकि जब हुमायूं भारत से वापस जा रहा था तब अपनी पत्नी को वहीं पे छोड़ के आया था, तो वहीं पे अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। माता का नाम हमीदा बानो, पिता हुमायूं, बचपन का नाम है जलाल, शिक्षक थे इनके अब्दुल लतीफ़, ईरानी विद्वान थे ये। फिर अकबर 1555 में युवराज घोषित हुआ, यानी कि 1555 में ये शासक बने। राज्याभिषेक होता है 1556 में। इसका राज्याभिषेक 1556 में किया जाता है पंजाब के कालानूर में। लेकिन फिर से वही बात है, जिस प्रकार से बाबर बहुत ही कम उम्र में ही शासक बने थे, अकबर भी सेम था, बहुत ही कम उम्र में ही इसको शासक बनाया गया। तो इतने छोटे उम्र में ये शासक संभालने योग्य नहीं था, तो इसीलिए इसको एक संरक्षक की आवश्यकता थी, और वही संरक्षक का काम किए बैरम खान ने। संरक्षक यानी कि क्या होता है, जैसे कि अकबर अभी छोटा है, मान के चलिए अकबर छोटा है तो शासन तो चला नहीं पाएंगे ये, तो इसका संरक्षक बन गए हैं बैरम खान। यही इसको दिशा निर्देश देने का कार्य करेंगे बस, और ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे खाली। फिर राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र 13 वर्ष थी। इतना छोटा उम्र में ये शासक बन गया। अकबर निरक्षर था। मृत्यु इसका हो जाता है 1605 में। लेकिन इसका जन्म और मृत्यु के बीच क्या क्या इंसिडेंट हुआ अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसका कब्र कहाँ पे है, तो सिकंदरा में, सिकंदराबाद होगा, नहीं ठीक है सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, अकबर ने यही शहर को बसाया था, फतेहपुर सिकरी में। तो ये था अकबर के बारे में बेसिक फैक्ट्स। अब हम लोग समझते हैं बैरम खान। बैरम खान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके संरक्षण के रूप में कार्य किए हैं। तो यह बदखासा का निवासी था। बदखासा ये अफ़गानिस्तान का कोई जगह है। फिर है बैरम खां शिया मुसलमान था। शिया देखिए, मुसलमान एक शिया एक सुन्नी दो होता है, ये शिया मुसलमान था। और यही चल के आगे थोड़ा सा विवाद का काम किया, क्योंकि ये शिया मुसलमान था ना, और बाकी सब इस वंश में मुग़ल वंश में जो थे वो सुन्नी थे। तो ये शिया और सुन्नी के बीच कुछ झगड़ा होता है और बैरम खान और अकबर के बीच में ही युद्ध हो जाता है। तो बैरम खान शिया मुसलमान था। यह हुमायूं के निर्वासन के समय उसके साथ था। फिर बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था, 1556 से 1560 तक। अब होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध की विजय के बाद विजय के बाद क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल पानीपत का दूसरा युद्ध जब होता है तब इसमें अकबर की सेना जीत जाता है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे तो अकबर ही जीतता है, क्योंकि शासक वही था। लेकिन वो क्या ओरिजिनल शासक था, तो आंसर है नहीं। मीन कौन था, लीडर मतलब संरक्षण के रूप में कौन था, मतलब संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था। इसीलिए इस युद्ध का जो विजय का जो श्रेय है वो बैरम खान को ही दिया जाता है। और अकबर ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया था और खाना की उपाधि भी प्रदान की थी। इसने ग्वालियर और जौनपुर को जीता था और मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान, यानी कि शॉर्ट में समझ सकते हैं हज यात्रा के दौरान 1561 ईस्वी में पाटन में मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी। बैरम खान को मार दिया गया। अब बैरम खान को क्यों मार दिया गया, बैरम खान हज यात्रा को क्यों चुना, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये मोटा मोटी बात हमने फैक्ट्स के रूप में लिखा है, आपको याद रख लेना है। तो ये हो गया बैरम खान के बारे में। ये शिया मुसलमान था। बस ये है वो पानीपत का जो युद्ध होता है, दूसरा युद्ध
पहला युद्ध तो होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर 1526 में। दूसरा कब होता है? 1556 में। इसमें कौन जीतता है? तो अकबर की सेना। और इसका जो श्रेय है वो बैरम खान को ही दिया जाता है, इस युद्ध को जीतने का श्रेय। अकबर ने बैरम खान को कौन सा उपाधि दिया? तो खाने खाना की उपाधि दिया। फिर ऐसा मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि इसको यानी कि बैरम खान को तीर्थ यात्रा चुनना पड़ा, और जब तीर्थ यात्रा को चुना तब इसको मार दिया गया मुबारक खां के द्वारा। देखिए, एक युद्ध है तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में। समझिए इसको, ये हुआ क्या। देखिए, शिया और सुन्नी जो था इसी कारण से कुछ झगड़ा हुआ, और अकबर ने बैरम खान को अकबर का युद्ध होता है बैरम खान के साथ सबसे पहले। क्लियर है? अकबर का युद्ध होता है बैरम खान के साथ। अब जब युद्ध हुआ तब अकबर ने बैरम खान को पराजित कर दिया, और बैरम खान के सामने दो प्रस्ताव रखा कि पहला किसी राज्य का सूबेदार बन जाए या फिर दूसरा हज यात्रा पर चले जाए। अब एक बात बताइए, बैरम खान कहीं ना कहीं एक शासक का रोल प्ले कर रहे थे। किस प्रकार से कर रहे थे? तो अकबर का संरक्षक बन के कहीं ना कहीं एक शासक का रोल प्ले कर रहे थे। तो इसको कहीं सूबेदार बनना क्या सही लगा? मतलब सही लगेगा? सोच के देखिए। तो आंसर है नहीं। तो इसलिए इसने सोचा बैरम खान ने कि हज यात्रा ही सही है, संन्यास ले लेते हैं अब। तो ये हज यात्रा पे चले गए, दूसरा ऑप्शन को इसने सेलेक्ट किया। और जब ये हज यात्रा पर जा रहे थे तो जाते समय ही मुबारक खान ने इसको मार दिया। तो ये था रीज़न। मोटा मोटी याद रखिए कि तिलवाड़ा का युद्ध होता है 1560 में, अकबर और बैरम खान के बीच में युद्ध हुआ। वही कुछ लफड़ा था शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान के बीच के लिए। हाँ, बैरम खान जो था वो शिया मुसलमान था और बाकी जनता सुन्नी मुसलमान था। तो विवाद हो गया तो बैरम खान जब युद्ध लड़ा तो अकबर से जीत नहीं पाया। बैरम खान हार गया तो इस अकबर ने इसके सामने दो प्रस्ताव रख दिया कि आप किसी अन्य राज्य चले जाइए, वहाँ पे सूबेदार बन जाइए, या फिर हज यात्रा पर चले जाइए। तो ये कहाँ शासक का रोल प्ले कर रहे थे, और इसको ऑप्शन दिया गया नंबर 1 में कि कहीं का सूबेदार बन जाए, जो इसको ठीक नहीं लगा। इसीलिए इसने हज यात्रा को चुना, और जैसे ही हज यात्रा को चुना तो रास्ते में ही इसको मार दिया गया मुबारक खान नामक व्यक्ति के द्वारा। तो ये था तिलवाड़ा का युद्ध, आपको याद रखना है 1560 में होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध जो होता है 1556 में। अब ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ अकबर और हेमू के बीच में। क्या कंडीशन रहा होगा तो समझिए। एक शासक था हेमू, याद रखिए हेमू। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो हेमू आगरा की ओर बढ़ने लगा और आगरा में अपना साम्राज्य नहीं, आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और हेमू जो था वो एक सेनापति था। किसका सेनापति था? तो आदिल शाह सूरी का। याद रखिए, आदिल शाह सूरी। तो आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू, इसको विक्रमादित्य बोला जाता है। ये आगरा पर ही अधिकार कर लिया। तो बस युद्ध हो गया। उधर से था अकबर, छोटा था, जिस कारण से संरक्षक के रूप में थे बैरम खान। अगर ये युद्ध हेमू जीत जाता तो साम्राज्य हेमू का हो जाता, मुगल यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने यह युद्ध जीत लिया। और जब ये युद्ध जीत लिया 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये साम्राज्य अकबर का हो गया। तो यही होता है, यही था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पढ़िए इसको। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखा है कि अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। एग्ज़ाम में आपका इतना ही पूछा जाएगा। हेमू बंगाल के शासक मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था और सेनापति भी था। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। वही था, हुमायूं मरा था और इसको लगा कि हम साम्राज्य वापस ले लेंगे, इसको लगा कि साम्राज्य हम ले लेंगे। किसको लगा? हुमायूं की, हुमायूं ने हेमू को। देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस बात को लेकर कि कन्फ्यूज़न नहीं, मतलब कि थोड़ा सा गलत इसलिए निकल रहा है क्योंकि हुमायूं और हेमू नाम सिमिलर है ना थोड़ा सा, इसीलिए। देखिए, हुमायूं की जब मृत्यु होता है तब हेमू को लगता है कि अच्छा मौका है साम्राज्य को लेने का, तो बस आगे चल देता है और आगरा पर, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तब उधर से आता है अकबर की सेना और संरक्षक के रूप में बैरम खान। तो बस युद्ध होता है, अकबर जीत जाता है। यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हेमू बंगाल के शासक मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था तथा हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने आगरा पर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। खत्म हो गया। इतना ही आपको समझना है पानीपत का दूसरा युद्ध में। अब एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है, वो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। यह आपका होता है 1576 में। तो ये होता है आपका अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच में। अब इसमें क्या होता है समझिए। ये जो अकबर रहते हैं और महाराणा प्रताप, युद्ध ऐसा होता है ना कि सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जीत रहा होता है। यह युद्ध महाराणा प्रताप जीत रहा होता है, लेकिन किसी ने ये अफवाह उड़ा देता है कि युद्ध में स्वयं अकबर लड़ रहे हैं, यानी कि युद्ध में अकबर भी शामिल है, हमारे राजा हमारे साथ है, डरो मत। तो बस जितना सारा सैनिक था उन सब का मनोबल बहुत बढ़ गया और उसने निडरता से युद्ध को लड़ा और युद्ध का परिणाम चेंज हो गया। कहाँ महाराणा प्रताप जीत रहा था, लेकिन युद्ध अब अकबर ने जीतने लगा, यानी कि पासा पलट गया युद्ध में। तो यही है हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है? 1576 में। किसके किसके बीच याद रखना है? अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। अब देखिए, मेवाड़ को जितना इतना आसान तो नहीं था। क्यों नहीं था? शेरशाह सूरी पहले यहाँ पे आया था और एक स्टेटमेंट देके गया था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा भारत को छोड़ दिया। तो ये युद्ध जितना टफ था। तो इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। फाइनली अकबर की विजय हो जाती है इसमें। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह व आसफ खान ने किया था, याद रखना है। और महाराणा प्रताप की सेना के एक हिस्से का नेतृत्व हाकिम खान सुर अफगान ने भी किया था। देखिए, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अकबर की विजय हुई इस युद्ध में, लेकिन रियलिटी अगर देखेंगे तो किसी के यहाँ पे विजय नहीं हुई है, क्योंकि जब लगने लगा कि अकबर का सेना यहाँ पे जीत रहा है, तब महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के भाग गया था कहीं जंगल साइड या कहीं भी, यानी कि युद्ध छोड़ के बीच युद्ध में ही भाग गया। कौन भाग गया? महाराणा प्रताप। तो जब ये युद्ध छोड़कर ही भाग गया तो युद्ध का परिणाम हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन चूंकि ये युद्ध छोड़ के भागा था ना, इसीलिए बोला जाता है कि अकबर की विजय हुई है। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका इम्पोर्टेंट है, 1576 याद रखना है। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच हुआ था और अकबर ही जीता था।
इसमें मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले थे मान सिंह और आसफ खान, और महाराणा प्रताप की सेना का सेना का एक हिस्से का नेतृत्व करने वाले थे हकीम खान सुर। सीधा सीधा याद रख लेना है। तो ये तीनों युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तिलवाड़ा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको पढ़िए, याद रख लीजिए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। अब ऐसा नाम रखा है ये लोग, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा है तो आपको याद तो रखना पड़ेगा। हाथी का नाम है राम प्रसाद। फिर 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया था, और गुजरात विजय के समय अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला और पहली बार समुद्र को देखा। अब यहाँ पे पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो चुका है 1498 में ही। किसके द्वारा? वास्को डी गामा। फिर आएगा अंग्रेज। धीरे धीरे अब एंट्री होगा इन लोग का, और भारत को चौपट करेगा ये लोग। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था, याद रख लीजिए। इतिहासकार स्मिथ ने गुजरात अभियान को संसार का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। फिर अब्दुस्मद और सैयद अली अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, इंपॉर्टेंट। एक अब्दुस्मद, एक सैयद अली। फिर बसावन और दसवंत अकबर के दरबार में चित्रकार थे। फिर अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। ये सब में कुछ समझने लायक बात नहीं है, सीधा रखने लायक बात है। जहाँ जहाँ समझने लायक बात है मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर तानसेन, वैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध गायक थे। फिर शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। देखिए सलीम चिश्ती जो थे ना, इससे अकबर बहुत प्रभावित थे, और अपना बेटा का नाम सलीम ही रखा था अकबर ने। फिर जैन आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की तथा जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। फिर अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने राजकवि फैज़ी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। फिर बंदायूनी ने रामायण की तथा फैज़ी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। ये बहुत बार काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बंदायूनी ने रामायण का और फैज़ी ने लीलावती को अनुवाद किया था फ़ारसी भाषा में। अब अनुवाद विभाग ही ये अलग से बनाया है फैज़ी की अध्यक्षता में, तो अनुवाद तो होबे करेगा पुस्तकों का। फिर अकबर ने अब्दुस्मद को सीरी कलम तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चार बाग निर्माण की परंपरा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई। फिर 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिकों को संगठित किया। यह अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। देखिए सीधा सीधे समझ लीजिए कि मनसबदारी व्यवस्था एक सैन्य या फिर प्रशासनिक व्यवस्था थी। सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी, और ये प्रणाली इसने मध्य एशिया से ली थी। बस इसमें होता क्या था, एक लाइन में हमने यहाँ पे लिखा है। तो मनसबदार को पैदल सैनिक तथा घुड़सवार रखने होते थे, और इसके बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। फिर जाब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल की भू राजस्व वसूली प्रणाली थी। अब ये जाब्ती प्रणाली क्या है? तो जाब्ती प्रणाली अगर हम लोग देखेंगे तो ये भूमि को माप करके, मान के चलिए ये आपका भूमि है, तो इसको सबसे पहले मेज़रमेंट किया जाएगा कि कितना एकड़ भूमि है, और उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यही है जाब्ती प्रणाली जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी।
तो अकबर का नीति काफ़ी अच्छा था, भूमि को मतलब माप करके टैक्स ले रहा है। फिर अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में भू राजस्व की आईने 10 साला व्यवस्था को लागू की गई। अब ये आईने 10 साला क्या है? तो देखिए, मान के चलिए यह आपका ज़मीन है। अब ज़मीन पर मान के चलिए आप खेती करते हैं, तो क्या प्रत्येक वर्ष खेती होता होगा? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि खेती करने के लिए वर्षा आवश्यक है। मान के चलिए किसी वर्ष बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो क्या किया जाए? तो अकबर ने एक दिमाग लगाया और उसने आईने 10 साला पद्धति को लागू किया। आईने 10 साला और कुछ नहीं, एक टैक्स है। ये उपज के अनुसार टैक्स देना होता था। अब उपज किस प्रकार से होगा? अगर प्रत्येक साल अगर फिक्स कर दिया जाए इस टैक्स को, तो पता नहीं, अगर कभी खेती अगर नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसने 10 साल का एक एवरेज निकाला। 10 साल का, मान के चलिए पहला साल आपका खेती बहुत अच्छा हुआ, दूसरा साल मीडियम हुआ, तीसरा साल नहीं हुआ, चौथा साल थोड़ा सा हुआ, पाँचवा साल जैसा भी रहा, तो 10 साल का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का जो रिज़ल्ट आएगा 10 साल में, उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही है आईने 10 साला। इस ज़मीन पर जो फसल उगेगा इसका 10 सालों का एवरेज निकाला जाएगा, उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये था अकबर की नीति, जो कि काफ़ी अच्छा था, आईने 10 साला। तो यही है, अकबर के अंदर व्यवहारिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, भले पढ़े लिखे नहीं है। फिर है मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लीजिए कि ये जो आईने 10 साला है ना, इसको लागू हालांकि अकबर ने किया है, लेकिन इसको जो श्रेय है ना एक्चुअल में वो टोडरमल को दिया जाता है, राजा टोडरमल। ये टोडरमल कौन है? तो ये अकबर के एक नवरत्न का एक हिस्सा है। अभी हम लोग अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ेंगे। फिर अकबर ने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। फिर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया और 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया और यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेशदास, जिसको हम लोग बीरबल कहते हैं, ये था। और ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीधा सीधी याद रखिए कि दीन ए इलाही एक नया धर्म है जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, और अकबर के द्वारा चलाए गए इस धर्म का जो मानने वाले एकमात्र हिंदू कौन था? तो महेशदास, यानी कि बीरबल। चलिए अब हम लोग देखते हैं अकबर के प्रमुख कार्य। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट समरी करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। सबसे पहले अकबर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखा। 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इनका जन्म होता है। माता का नाम हमीदा बानो, पिता का नाम हुमायूं, बचपन का नाम जलाल, शिक्षक अब्दुल लतीफ़। फिर राज्याभिषेक होता है 1556 में, 13 वर्ष की उम्र में ही। ये पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद बैरम खान के बारे में हमने पढ़ा, ये शिया मुसलमान था। फिर इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो विजय हुआ अकबर, उसका श्रेय बैरम खान को ही दिया जाता है। उसके बाद तिलवाड़ा का युद्ध होता है, इसमें बैरम खान हार जाता है अकबर से। फिर इसके सामने 2 ऑप्शन है, एक किसी राज्य का सूबेदार बन जाए या फिर हज यात्रा को चुन ले। तो हज यात्रा को चुनते हैं बैरम खान, लेकिन हज यात्रा जाते टाइम इसको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? मुबारक खान नामक व्यक्ति के द्वारा। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर वर्सेस हेमू के बीच में होता है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध होता है, और इसमें जीतने वाले शासक का नाम है अकबर। फिर है
महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम याद रखना है चेतक, और हाथी का नाम राम प्रसाद। ये अब्दुस्मद सैयद अली अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसके बाद ये सब मोटा मोटा जो हमने बोल्ड यहाँ पे किया है, इस सबको आपको याद रख लेना है। अनुवाद विभाग इम्पॉर्टेंट है, फैज़ी की अध्यक्षता में बनाया गया था। रामायण को बंदायूनी ने, लीलावती को फैज़ी ने फारसी में अनुवाद किया था। ये सीरी कलम और जरी कलम, सीरी कलम अब्दुस्मद, जरी कलम ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अकबर के प्रमुख कार्य क्या क्या किए। तो दास प्रथा का अंत किए। देखिए इसमें सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, दास प्रथा का अंत किए थे, ईस्वी इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा सीधे पढ़ लीजिए। देखिए दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, जजिया करके समाप्ति, ये आपका इम्पोर्टेंट है। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्टिंग करवाया था। देखिए जजिया कर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको लागू करने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम। इसको शॉर्ट में थोड़ी पूरा लिख दे रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम, इसको लागू किया था जजिया कर को। उसके बाद फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगा दिया था। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जब हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लगा दिया। तो जजिया कर की समाप्ति आपका इम्पोर्टेंट है। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है। फिर राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया, इम्पोर्टेंट है। मैंने गलती से बोल दिया कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ये वर्ष इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारा इधर वाला इम्पोर्टेंट है। इबादत खाना का निर्माण, इबादत खाने के द्वार सभी धर्म के लिए खोला, मजहर की घोषणा। देखिए मजहर की घोषणा भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, मजहर की घोषणा में क्या है। तो अकबर ने सीधा सीधी बोला कि देखिए धार्मिक मामले में वो किसी की बातों को नहीं मानेगा। क्या मानेगा? तो जो कुरान पर, जैसे कि कुरान हो गया, हम लोग का जिस प्रकार से भागवत गीता है उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में कुरान है, तो कुरान की बातों को वो मानेगा, जो भी लिखा है उसको मान लेगा। लेकिन कोई लोग अगर कुछ भी बोलते धार्मिक मामलों में तो उसको वो नहीं मानेगा। तो ये धार्मिक विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो यही अकबर की नीति, काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी अच्छा डिसीजन है ये। तो मजहर की घोषणा कर दिया अकबर। फिर इबादत खाना बंद कर दिया, बहुत झगड़ा होता था धार्मिक मामलों को लेकर के, जिस कारण से बंद कर दिया था। देखिए इबादत खाना जो था ना, इबादत खाना, उसमें धार्मिक झगड़ा होता था, सीधा सीधे समझ लीजिए, जिस कारण से इसको बंद कर दिया और मजहर की घोषणा किया गया, बस। फिर दिन ने इलाही की स्थापना, इलाही संवत का प्रारंभ, ये सीधा सीधे क्वेश्चन पूछता है, इलाही संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो अकबर ने किया था, यानी कि कैलेंडर। राजधानी लाहौर स्थानांतरित, तो राजधानी लाहौर भी स्थानांतरित किया 1585 ईस्वी में। अकबर के द्वारा विजित राज्य, इसने किन किन राज्यों को युद्ध किया और जीता? तो काफ़ी लंबा लिस्ट है जो आपको पढ़ना है, शॉर्ट में है ये सारा चीज़, एक एक लाइन में हमने टेबल के फॉर्मेट में सबको रखा है। तो देखिए, हालांकि जितना युद्ध हमने मेंशन किया ऊपर में 3, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, एक पानीपत, एक तिलवाड़ा और एक हल्दी घाटी, ये 3 ज़्यादातर तो यही पूछता है। लेकिन अगर आपको सारा पढ़ना है तो ये टेबल पढ़ लीजिए। सबसे पहले मालवा 1561 में, राज्य का शासक का नाम है बहादुर, ये बाज बहादुर था, और मुग़ल सेनापति था उधम खान और पीर मोहम्मद। फिर चुनार का युद्ध 1561 में होता है,
इसमें जब युद्ध करता है तो उस टाइम वहाँ का राजा अफ़गान शासक रहता है, ये अफ़गानों का शासन रहता है, और मुग़ल सेना आसफ़ खान रहता है। जब आमेर पे आक्रमण किया, वहाँ का शासक भारमल रहता है। 1562 में ये आक्रमण होता है, लेकिन ये युद्ध होता है, मतलब युद्ध क्या होगा, उसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया, तो युद्ध का बात ही नहीं उठता है यहाँ पे। फिर मीरता 1562 जयमल शासक रहता है। फिर मुग़ल शासक रहता है सरफुद्दीन हुसैन। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए टेबल। इसमें उतना इम्पोर्टेंट सब कुछ सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हमने ऊपर में मेंशन किया। फिर दक्षिण भारत में भी अकबर का जो विजय है वो लिख लीजिए, जैसे कि खानदेश, अहमदनगर, फिर असीरगढ़। असीरगढ़ जो हमला रहता है, ये युद्ध अभियान, ये अकबर का अंतिम युद्ध अभियान रहता है। तो देख पा रहे हैं कि 1561 से लेकर के जो युद्ध लड़ता है, और कितना सारा युद्ध लड़ा, उत्तर भारत दक्षिण भारत तक 1601 तक ये इतना सारा युद्ध लड़ा। उसके बाद अकबर का मृत्यु हो जाता है। तो इस टेबल को पढ़ने का काम आपका है, आप पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग देखते हैं अकबर के नवरत्न। तो नवरत्न यानी कि 9। तो पहला है अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर फ़कीर अज़ीउद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा। अब इस नवरत्न में 9 हमें नहीं पढ़ना है, इनमें से 4, 5, 6 इम्पॉर्टेंट है कुछ, वो सब आपको पढ़ना है। सबसे पहले अबुल फजल के बारे में इम्पॉर्टेंट है। यह अकबर का प्रधान वज़ीर या मुख्य सलाहकार था। शेख मुबारक इसके पिता थे। फैज़ी इसका बड़ा भाई था। फैज़ी इसका बड़ा भाई था, और यही अनुवाद विभाग का प्रधान भी था फैज़ी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह दिन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, और दिन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, हमने अभी पढ़ा, वो था राजा बीरबल। इसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, और शीर्षक क्या रखा, आयर दानिश। इम्पोर्टेंट। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अबुल फजल ने किया था। शीर्षक अगर पूछे तो याद रखिएगा आयर दानिश। फिर सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी, यानी कि अबुल फजल को मार दिया जाता है वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और वीर सिंह बुंदेला को मारने के लिए, अबुल फजल को मारने के लिए कौन बोलता है, तो अकबर का बेटा जिसका नाम है सलीम, सलीम ही बोलता है वीर सिंह बुंदेला को कि जाओ अबुल फजल को मारो। क्यों मारो, क्योंकि अकबर का शासनकाल बहुत लंबा हो गया, अब इसका बेटा को राजा बनना है, यही मैटर था। फिर फैज़ी, तो ये शेख मुबारक का पुत्र था, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अबुल फजल इसका छोटा भाई था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि था, ये इम्पोर्टेंट है। और इसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर तानसेन, तो इसका जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, इम्पोर्टेंट है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे, इम्पोर्टेंट है। यह पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा आदि हैं, सारा इम्पोर्टेंट है। फिर बीरबल, तो इनका वास्तविक नाम है महेश दास। ये दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू थे। अकबर ने इनको कविप्रिय या फिर कविराज या फिर राजा की उपाधि धारण किया था, मतलब उपाधि प्रदान किया था। बीरबल की मृत्यु कश्मीर के यूसुफ जाई का विद्रोह दबाते समय हुई थी।
कश्मीर के यूसुफजाई का विद्रोह दबाते टाइम हुए थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। अब टोडरमल के बारे में देखते हैं। तो ये आमिर जयपुर के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी के दरबार में भी ये राजस्व विशेषज्ञ का कार्य किया था। हमने देखा था जमीन से संबंधित कितना अच्छा नीति दिया था, आईनी 10 साल जैसा पद्धति दिया था। फिर ये अकबर के वित्त मंत्री यानी कि मुशर्रफ दीवान थे। इसने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, यानी कि वही आईने 10 साल का एवरेज निकालना जाता है कि कितना आपका भूमि में उपजाऊ हुआ है और उसी के आधार पर आपको टैक्स देना होता था। अकबर की भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। फिर टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में किया था, इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर भागवत गीता बोला जाए, भागवत गीता, तो भागवत गीता का फारसी में अनुवाद करने वाले शासक थे दारा शिकोह। ये हम लोग जहांगीर ने शाहजहां, तब हम लोग पढ़ेंगे दारा शिकोह। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। और टोडरमल ने भी जो भागवत पुराण है इसको फारसी में अनुवाद किया है, फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो भागवत गीता को अनुवाद करने वाले थे दारा शिकोह और भागवत पुराण को अनुवाद करने वाले हैं टोडरमल। आपको याद रखना है किस में अनुवाद करने वाले हैं, मतलब कौन सा भाषा में, तो फारसी में। अब हम लोग पढ़ते हैं राजा मानसिंह के बारे में। तो राजा मानसिंह के बारे में पढ़ लीजिए ये सब पॉइंट कि यह आमिर का कछवाहा राजपूत शासक था। ये अकबर के सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय सेनापति था। इसे अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। इसने हल्दी घाटी के युद्ध यानी कब हुआ था, 1576 में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसने 1581 ईस्वी में अकबर के साथ काबुल के युद्ध में भाग लिया था और 1592 ईस्वी में उड़ीसा की विजय में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अब है अब्दुल रहीम खाना। तो यह बैरम खान का बेटा था, वही बैरम खान जो इसका संरक्षण के रूप में कार्य किए थे अकबर के। अकबर ने इसको खाना की उपाधि दिया और इसने बाबरनामा, जो तुजू की बाबरी का ही पुस्तक, वही पुस्तक है लेकिन शीर्षक है बाबरनामा। बाबरनामा क्या है, तो फारसी में अनुवादित पुस्तक है। इसने सिंध विजय में मुगल सेना का नेतृत्व किया था और रहीम सतसई इसके दोहों का संग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इम्पोर्टेंट है नवरत्न में जो पॉइंट वो हमने यहाँ पे रखा और इसी के साथ हमारा अकबर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने आज के क्लास में सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा, बाबर के बेटा हुमायूं के बारे में पढ़ा, बीच में आ गया शेरशाह सूरी, उसको भी पढ़ा। उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ा, यानी कि 4 शासक के बारे में हमने पढ़ा और करीब 4 शासक हमें और पढ़ना है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हमारा मुगल वंश यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।